तो नड्डा जी, कैसा रहा चुनाव प्रचार? अब 7 चरणों का चुनाव सामने है। अब इस पूरे चुनाव प्रचार को किस तरह से देखते हैं और पिछले लोकसभा चुनाव से इस चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हर चुनाव अलग होता है जी। लेकिन जो एक चीज़ चुनाव में मुझे दिखती रही है वो ये है कि 2014 से 2019 और 2019 से 2024 में हर चुनाव में मोदी जी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करती गई है जी। और सरकार की प्रो इनकम्बेंसी और मजबूत होती गई है जी। इस चुनाव में मैंने देखा कि जहां हमारी सरकारें नहीं भी हैं, जहां हम कमज़ोर भी हैं या जहां हम उतने सक्षम नहीं हैं जी। और दूसरी पार्टियों की, रीजनल पार्टीज की सरकार है, वहां भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी वहाँ के रीजनल स्थानीय लीडर से, स्थानीय मतलब स्टेट के लीडर से कहीं ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस भी कहीं ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हम मानते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का यह चुनाव में साधारण मानवी, साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक ये मानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है जी। ये मानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से देश का विकास हो रहा है और मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, विकसित भारत की ओर चल पड़ा है और यह सक्षम है और अर्थ जगत में यह एक 5वीं आर्थिक शक्ति तो बना ही है, बहुत जल्द 3री आर्थिक शक्ति बनने वाला है, ये मन में विश्वास है। और गांव, गरीब, हमारी महिला, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे अन्य वर्गों के लोगों को यह स्पष्ट विश्वास हुआ है कि उनके जीवन का स्तर बदलने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उनका सशक्तिकरण हुआ है और इन सब के कारण प्रो इनकम्बेंसी बढ़ी है और इसलिए वोट शेयर भी बढ़ेगा और सीट शेयर भी बढ़ेगा। नड्डा जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा। 2014 की मुझे याद है, जब 2014 का लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था, उससे पहले आप बीजेपी के जब पुराना कार्यालय था, अब तो नए कार्यालय में आप लोग शिफ्ट हो गए हैं, वहां पर बैठ के आप छोटे छोटे ग्रुप से मिलते थे, जो सोशल मीडिया पे लोग काम करते थे। मैंने अपनी आंखों से वो तस्वीरें देखी है और वो चीज धरातल पर भी दिखी हमें बाद में। लोगों में उत्साह था, उमंग थी, वोटिंग परसेंटेज भी। लेकिन इस बार पहले 2 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, हम लोग भी फील्ड पर थे, तो वो उत्साह वोटर्स में नहीं दिखा और फिर कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई, कई तरह के नैरेटिव बने कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है इस कम वोटिंग का। इस कम वोटिंग के पीछे की वजह क्या मानते हैं? रोहित जी, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि जो काम 2014 में मैं करता था वो काम अभी भी हो रहा है जी। अब वो दूसरे लोग कर रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी बदल गई है। लेकिन वो आज 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और 11 अशोक रोड, वो भी हमारे वहाँ पर भी एक्टिविटी हुई थी, तो वो सब लोग पूरी ताकत से लगे हैं और वो सब चीज़ें, सारे काम हो रहे हैं। जो आपने दूसरा प्रश्न उठाया कि उत्साह नहीं दिखा या इस तरीके की बात आपने कही पहले 2 चरणों में, मैं इसको आपको बारीकी से बताना चाहता हूँ। उत्साह की कोई कमी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट भुगता। गायब कौन रही? समाजवादी पार्टी। गायब कौन रही? कांग्रेस पार्टी। उनका वोटर ही टर्नआउट नहीं किया, उनका वोटर ही नहीं आया। आप मेरी बात रोहित जी नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट फेज का 2019 का चुनाव का नतीजे निकालिएगा और 2024 का, 2024 के नतीजे 2019 से और बेहतर होंगे। हालांकि पश्चिम में नुकसान हुआ था। हाँ, पिछली बार नुकसान हुआ था, इस बार हम वहां पर ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और ज्यादा वोट मार्जिन से भी जीतेंगे, ज्यादा वोट मार्जिन आएगा। सरेंडर कर गए समाजवादी पार्टी, सरेंडर कर गई कांग्रेस पार्टी। आप देखिए पहले चरण में वेस्ट बंगाल में क्यों वोटिंग ठीक रही, अन्य स्टेट्स में क्यों रही? जहां कंपटीशन हुआ वहां पर वोट परसेंटेज बढ़ा, यानी लेवल पर रहा। जहां वोट परसेंटेज घटा वहां कारण यह था कि बीजेपी ही थी, बाकी सब तो उत्साह तो तब दिखता है ना जब हम सामने कोई दिखता हो। उनके आपने भी कवर किया, आपके भी टेलीविजन पर मैंने देखा, कांग्रेस के बूथ ही नहीं लगे थे, समाजवादी पार्टी के बूथ ही नहीं लगे थे। तो प्रश्न तो होना चाहिए था उनसे, लेकिन वो षड्यंत्रकारी है, बहुत जल्दी अपने आप को झाड़ करके खड़े हो गए। उत्साह नहीं है इसलिए मोदी जी के प्रति लहर नहीं है और ये नैरेटिव लोगों ने पकड़ लिया। और होता भी है, मीडिया सोचता है कि कोई चीज आई है तो लेट अस बाय दैट, तो उसको लोग लेकर के चलते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, वेस्ट बंगाल में वोटिंग परसेंटेज पर क्यों नहीं असर पड़ा? मैं कहता हूं असम में भी क्यों नहीं पड़ा?
तो क्यों जहां जहां कंपटीशन करने वाले लोग थे या पार्टियां थी वहां वोट बढ़ा है। अलायंस के साथ, वाईआरसीपी के साथ अच्छी टक्कर हुई है तो 70% अब वोट गया, अच्छी पोलिंग हुई है। 80% तो वाईआरसीपी का ही हुआ है, वहां हम सरकार बना रहे हैं, हाँ। तो ये फर्क आता है, लेकिन जहां कंपटीशन ही नहीं हो। अब आप यहां हिमाचल में, आप भी यहां के, आप बताइए हिमाचल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्या? आप ही बताइए, कहीं दिख रहा है? ये टोकन मीटिंग्स करके चले आते हैं, इनके टोटल कैंडिडेट के अपीयरेंसेस के फोटो निकाल लीजिए, पब्लिक मीटिंग्स के फोटोग्राफ्स निकाल लीजिए, उतना आप मेरे स्थानीय नेता के फोटोग्राफ देख लेंगे। तो अब आप बोलिएगा कि पोलिंग, तो वो हम ही पूरी कोशिश करेंगे कि पोलिंग हो। नड्डा जी, ठीक है, आपका ये आत्मविश्वास है क्योंकि आप लगातार पूरे देश भर में आपने रैलियां की और कई सभाएं की, रोड शोज किए। लेकिन एक और बात विपक्ष भी उठा रहा है और सवाल है कि मोदी जी की गारंटी से आप लोगों ने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की, लेकिन 5वें फेज के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू मुसलमान पर आ गए, मंगलसूत्र की बात होने लगी। तो अगर विकास की बात थी तो फिर वापस से हिंदू मुसलमान इस चुनाव में क्यों हिंदू मुसलमान की बात? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा विरोधी भी जानता है कि विकास का पर्यायवाची, बीजेपी का पर्यायवाची विकास है, यानी सिनोनिम है बीजेपी के साथ जुड़ा, और विकास किया इन लोगों ने। लाभार्थी भी मानता है, सारे लोग मानते हैं, और ये हमारा एजेंडा था, हम इस एजेंडा पर चल रहे हैं और इस एजेंडा को हमने बढ़ाया। आप मेरे भाषण निकाल करके देख लीजिए, आप मोदी जी के भाषण निकाल करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण निकाल के देखिए, आप अमित शाह जी के देखिए, राजनाथ जी के देखिए, किसी के भी आप देख लें, आपको स्पष्ट दिखेगा कि विकास को हम लोगों ने मुद्दा बनाया। ये मुद्दे हिंदू मुस्लिम बाकी सब कहाँ से आए? ये 2-3 बातों से आए। सबसे पहले मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक देश को बांटने को और समाज को बांटने का काम किया। जब पैरा 1, 5 और 6 में उन्होंने लिखा कि हम माइनॉरिटी को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। अब माइनॉरिटी उनके लिए मुस्लिम है, ये मनमोहन सिंह स्पष्ट कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भी 2012 की स्पीच में इसको स्पष्ट कर दिया है कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण। तो अगर आप ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हो तो मेरा ये काम है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी का ये नेतृत्व का ये काम है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी जनता को बताएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखो, ये फिर डिवाइड एंड रूल, ये फिर तुष्टीकरण, ये फिर देश को बांटने का काम, ये सब इन्होंने किया है। अब मैंने तो स्टेटमेंट नहीं दी थी ना कि देश के वेल्थ को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मंगलसूत्र आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? इस घर में मेरे परिवार में मेरी पत्नी को सबसे प्यारी चीज क्या पसंद आएगी? तो किसी चीज को समझाने का तरीका क्या होगा? हम तो ये भी नहीं बोलेंगे, ये क्यों नहीं हमारा विरोधी बोलेगा कि तेरी अंगूठी भी चली जाएगी? बोलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये भी प्रॉपर्टी है ना। सबसे नियर और डियर मेरे लिए क्या है? यही है। तो आप चाहे हिंदू मुस्लिम आया, कांग्रेस पार्टी लेके आई, षड्यंत्र के साथ लेके आई, ये कभी भी भारत की पॉलिटी को देख नहीं सकते हैं, नहीं फेस कर सकते हैं, नहीं उसको आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। ये तो पीछे से षड्यंत्र करके, धोखा दे करके, झांसे में इस तरीके से वोट लेने की इनकी आदत है। तो ये इस तरीके से, अब ये फॉर्म बांटना, फॉर्म साइन कराना, कभी मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म बांटा क्या? जी बिल्कुल। आयुष्मान भारत के लिए फॉर्म बांटा क्या? अब सौभाग्य योजना के लिए फॉर्म बांटा क्या? काम करने वाले फॉर्म नहीं बांटते हैं। और नड्डा जी, ये बताइए कि विपक्ष के नेता संविधान की प्रति लेकर सभाओं में जा रहे हैं, पढ़ते नहीं उसको, और आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने 400 पार का नारा दिया, आप लोग संविधान बदल देंगे। मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये षड्यंत्र में ही तो जी रहे हैं, अभी से थोड़ी ना है। ये तो 20 साल से बोल रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे। 10 साल से हम सत्ता में बैठे, जो बदलना था वो हम बदल चुके हैं। ट्रिपल तलाक हटाना था, हम हटा चुके हैं। धारा 370 हटानी थी, हम हटा चुके हैं। सीए लाना था, हम ला चुके हैं। ये संविधान बदलने की बात हम लोगों ने कब कही? लेकिन ये लोगों को, देखिए, ये कभी भी पॉजिटिव नोट पर वोट नहीं ले सकते, इनका दिमाग उल्टा चलता है। ये देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं। जो देश को कमजोर करे वो इनके साथी, वो उनके सहयोगी। और
सरहद पार वाले मंत्री भी इनकी ही तारीफ करते हैं, तो वो वाह वाह वो बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला और मेरे को तेरे से आशा है। तो ये क्या बताता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें खुल करके तुम्हारा समर्थन कर रही हैं। चिंता की बात एक और है नड्डा जी। देखिए नड्डा जी, अगर आपकी राजनीति को देखें, आपने छात्र जीवन से लेकर अपनी पूरी जवानी जिस विचार परिवार के एक ध्येय वाक्य पर खपा दी, सामाजिक समरसता, वो समरसता सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है। फिर चुनाव जाति पर लड़ा जा रहा। मैं अभी पूर्वांचल होके आया, उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव जाति आधारित होता हुआ दिख रहा है और दोनों तरफ से। क्या कहेंगे नड्डा जी इस पर? क्या ये देखिए दोनों चिंता का तरफ विषय से नहीं? दोनों तरफ से नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलती है, वो उनके तरफ से है। और वो क्योंकि वो लार्जर इशू को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बिकरिंग लाने का काम करते हैं। और बिकरिंग लाने का तरीका है जातिवाद को बढ़ाओ और जातिवाद के अरिथमेटिक को जहां जहां अपने फेवर में आ सकता है उसको लाने का प्रयास करो। लेकिन रोहित जी, आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। 4 तारीख को आप देखिएगा, सारा पूर्वांचल, सारा उत्तर प्रदेश मोदी 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 करेगा। नड्डा जी, ईवीएम की बात की, अगर बिहार की बात करें, आज बिहार में बड़ा बवाल हो रहा है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि ईवीएम हैकर्स को राजभवन पनाह दे रहा है। हालांकि पुलिस में शिकायत भी हो गई है और जमकर बयानबाजी बिहार में हो रही। क्या कहेंगे इस पर आप? अभी आपने ईवीएम की आप जिक्र किया। ये हारने के पहले लक्षण है। नाच ना आवे आंगन टेढ़, अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। जी नड्डा जी, आपने तो बिहार में भी बहुत काम किया अपने छात्र जीवन में और इस जिम्मेदारी से पहले भी बहुत काम किया। बिहार का क्या अनुमान है? क्योंकि बिहार को लेकर बड़ी आशंका है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पुराना स्कोर, एनडीए पुराना स्कोर से ज्यादा जाएगी। 39 जीते थे, 40 जीत जाएगी। बहुत बड़ी बात है। है। मतलब किशनगंज में जीत जाएंगे। स्थिति ऐसी आई है और 39 तो है ही है। एक आखिरी सवाल नड्डा जी, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना में और विपक्ष इस ध्यान साधना की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग में भी शिकायत उन्होंने की है कि साहब ये तो एक तरह से दिखावा है, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है। क्या कहेंगे? ऐसा है ना, पहले तो ये सारा परिवार और कांग्रेस के लोग यही मंदिरों में जाते हैं चुनावी समय में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, ये रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। इनको ये नहीं मालूम जनेऊ ऐसे पहना जाता है या जनेऊ ऐसे पहना जाता है। इनको ये नहीं मालूम कि परिक्रमा क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये जब बैठते हैं संकल्प लेने तो पड़ोसी से पूछते हैं कि मेरा गोत्र कौन सा है। तो ऐसे लोग क्या जाने ध्यान, ऐसे लोग क्या जाने सनातन, ऐसे लोग क्या जाने सनातनियों के खिलाफ बोला जाता है मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनका मुंह नहीं खुलता है। तो ये क्या जाने ध्यान, ये मोदी जी जानते हैं। ये जो लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं, भारतीय रीति रिवाज और पूजा पद्धति से जुड़े हैं, उनको समझ में आएगा ध्यान क्या होता है और उसके चलते आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। तो ये तो चुनाव की दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास और एक तपस्या के रूप में चुनाव का प्रचार किया है। चुनाव का प्रचार थमा, वो ध्यान में गए हैं। आत्मिक बल, शक्ति और उस ध्यान के माध्यम से ईश्वर के नजदीक पहुंचने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास में वो लगे हैं। हिमाचल में तो ये सवाल जरूर बनता है कि विधानसभा की 6 सीटों पर भी मतदान हो रहा है और उसके बाद कई तरह की चर्चा है हिमाचल में। तो हिमाचल की सरकार को लेकर भी आप बार बार ये बात कहते हैं और सबकी नजरें आप पर टिकी हुई है। नहीं, देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जो कुछ भी होगा वो प्रजातांत्रिक तरीके से होगा और नतीजे आ जाएंगे। हम 6 सीट भी जीत रहे हैं। अब आपसे आपका परिवार न संभले और हमसे प्रश्न करो, ये तो बड़ी गजब की बात है। आपके लोग थे, आपके साथी थे, आपके साथ थे, आपको छोड़ करके चले आए। उन सब ने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री के फंक्शनिंग पर, कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी पर। और देखिए, जो लोग 40-40 साल, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 पुश्तें कांग्रेस की सेवा में गुजर गई, आखिर उनको छोड़ना पड़ा। कभी आत्मचिंतन करोगे पार्टी में कि नहीं करोगे? लेकिन नड्डा जी, और यहाँ तो कांग्रेस वाले डरते हैं, जो भी कांग्रेस का नेता दिल्ली जाता है उसके पीछे बाकायदा इसलिए लोग लगाए जाते हैं कहीं जेपी नड्डा जी के घर तो नहीं हो चला गया। क्या कह रहा हूं? आपसे इतना खौफ क्यों हो गया? खौफ नहीं कि सरकार गिरने वाले ये है हकीकत, आपको बता ठीक है। लेकिन आप पूछिएगा, हिमाचल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमएलए आता है, किसी भी पार्टी का आता है, मैं हमेशा उसको निमंत्रण देता हूं, चाय पिलाता हूं। आपके निमंत्रण से कांग्रेस वाले डरते हैं। अब ये तो देखिए, चोर आपके मन में हो, डरो मेरे से, ये तो गलत बात है। आप अब देखिए, जितने भी एमएलए कोई भी ट्रेनिंग कैंप के लिए आता है
मैं अक्रॉस पार्टी लाइन एक साथ सबको बुलाता हूं और सबको चाय पिलाता हूं, और सबके साथ मैं हिमाचल के विधायक के रूप में और छात्र जीवन के विधायक के रूप में मेरे तजुर्बे में उनसे शेयर करता हूं। वो यंगस्टर्स हैं बेचारे, तो ये मेरा तरीका है, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप खौफ इसलिए खाते हो क्योंकि आपके नीयत में खोट है, आपको दिखता है ये मेरा दुश्मन है, आपको अपने साथी दुश्मन दिखते हैं तो पार्टी कहां रहेगी? तो ये उनको सीखने की जरूरत है। जी नड्डा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा रोहित जी, आगे हम मिलेंगे और 4 तारीख के बाद जरूर मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे, उत्साह से लबरेज हैं, और बड़ी बात एग्जिट पोल भी देखेंगे वो। कल उनका कहना है कि तमाम एग्जिट पोल देखेंगे, और एक बड़ा दावा वो कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि दक्षिण भारत में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार होगा। नड्डा जी ये तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत के लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा। तो 4 तारीख को देखेंगे कि आखिरकार किस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती है।